Hello everyone, myself Rajiv Shukla, and today we will discuss about political science chapter 2. So in our previous chapter uh, we got the better understanding about the democracy, that what is the democracy and why all the democracy is important to our nation and all other nations in the world. So, in this chapter, we will understand that what is the role of this constitutional design, that कि अगर हमारे देश में एक डेमोक्रेसी है तो हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है, और कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, और किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आगे इवॉल्व हुआ, किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको फॉर द शेक ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग, वी विल डिस्कस द केस ऑफ साउथ अफ्रीका, that what happened in South Africa as well. So with that case we will understand that what are the various steps which are taken in our nation also for the making of our constitution. So the first point is, as you can see here, that democratic constitution in South Africa. So as I told you that we will discuss this topic related to South Africa. So the first point is given over here, that some verdicts of Nelson Mandela is given over here, that what are these words, that I have fought against white dominations and I have fought against black dominations. I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve. But if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die. अभी ये वर्ड्स हैं नेल्सन मंडेला के। सबसे पहले तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, आप नेल्सन मंडेला का देख सकते हैं। नेल्सन मंडेला का नाम काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा। एक्चुअली ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका। जिस तरीके से हमारे यहाँ पे हमारे गांधी जी इम्पोर्टेंट हैं, जिस तरीके से हमारे जो गांधी जी हैं जिस तरीके से इम्पोर्टेंट है हमारे इस देश के लिए, उसी तरीके से नेल्सन मंडेला भी साउथ अफ्रीका के लिए इम्पोर्टेंट है। बिकॉज ही डिड अ लॉट फॉर साउथ अफ्रीका and for the betterment of that nation, he did a lot. So actually what these words tell, ओके उस समय जो नेल्सन मंडेला ने कहा वो क्या था कि आई हैव फॉट अगेंस्ट, मतलब किसी के डोमिनेशन, चाहे वो किसी भी देश में किसी भी तरीके का डोमिनेशन हो, वो नहीं होना चाहिए। नेल्सन मंडेला ने कहा कि मैंने वाइट डोमिनेशंस, यानी कि जो स्किन टोन की यहाँ पे बात की जा रही है, कि जो इंग्लिश पर्सनस होते थे वो वाइट होते थे और जो साउथ अफ्रीकन्स हैं वो ब्लैक इन कलर उस तरीके के होते थे, स्किन टोन का ब्लैक होता था। तो वहाँ पे क्या था कि बहुत ज़्यादा डोमिनेशन और रेसिज्म था, कि किस तरीके से एक सेपरेट कम्युनिटी एक दूसरी कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा हैरेस कर रही थी। तो उन्होंने कहा है कि मैंने हर तरीके के डोमिनेशंस के अगेंस्ट लड़ाई की है, सो दैट कि हम एक बेटर अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकें जो सभी के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक इक्वल स्टेट, एक इक्वल नेशन का फॉर्म हम आगे बना सकें। इस बारे में उन्होंने कहा है। ओके, सो यहाँ पे एक चीज़ नेल्सन मंडेला के बारे में हम देखेंगे कि यहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई है, दैट ही एंड 7 अदर वर sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid
regime in his country, he spent the next 28 years in South Africa's most dreaded prison, Robben Island. तो यहाँ पे एक उनकी लाइफ के कुछ इवेंट के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरीके से उन्होंने एक इस नेशन के लिए जो आज ये प्रेजेंट टाइम पे है, और किस तरीके से एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी वहाँ पे स्थापित है, यानी कि उस तरीके से किस तरीके से वहाँ पे इस्टेब्लिश की है उन्होंने। तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि 1964 में वो और एक 7 अदर लीडर्स, उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि आजीवन कारावास की सज़ा उनको हुई थी। तो क्या हुआ कि उन्होंने जो यहाँ पे एक टर्म है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो टर्म है अपार्थेड, ये क्या होता है? ये एक टर्म है कि एक सिस्टम है वहाँ पे जो उस समय वहाँ पे चल रहा था कि दैट अपार्थेड डिवाइडेड पीपल। अब यहाँ पे इसका एक डेफिनेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे अपार्थेड डिवाइड पीपल एंड लेबल्ड देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। तो जैसे कि मैंने बताया कि वहाँ पर रेसिज्म उस समय बहुत ज़्यादा था कि वाइट पर्सन्स बहुत सुपीरियर माने जाते थे और जो ब्लैक पर्सन्स हैं उनको बहुत ही डाउन साइड देखा जाता था कि दे आर जस्ट लाइक अ सर्वेंट और दे आर जस्ट लाइक अ that prisoners, or you can say that these are the down people, so they are considering them as like that. So उस सिस्टम को यहाँ पे अपार्थेड बोला जा रहा है। आगे भी इस वर्ड का यूज़ होता रहेगा। सो जस्ट हैव अ लुक ओवर हेड। अच्छा, यहाँ पे अभी एक हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से किस लेवल तक ये रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे चलता था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पे सी शोर पे एक बोर्ड लगा हुआ है, दैट यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि अंडर द सेक्शन 37 ऑफ द दैट डरबन बीच बाय द लॉज, कि वहाँ पे क्या किया गया है कि एक पर्टिकुलरली एक रेसिज्म का लेवल आप देख सकते हैं कि सिर्फ वाइट पीपल्स के लिए वो एक प्लेस है पर्टिकुलर, वो उन्होंने रिज़र्व कर दिया था। तो इस तरीके का जो रेसिज्म है वो फेस करना पड़ रहा था उस समय के लोगों को। अभी यहाँ पे देखेंगे कि आगे किस तरीके से उन्होंने फ़ाइट किया, दैट इन द प्रीवियस स्लाइड। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्ट्रगल अगेंस्ट दैट इज़ द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थेड। तो जैसे मैंने बताया कि वो एक सिस्टम था अपार्थेड की, अपार्थेड का सिस्टम की मीन्स कि वहाँ पे क्या होता था कि जो वाइट पीपल्स हैं उनका डोमिनेशन बहुत ज़्यादा था, और जो नेगलेक्ट किया जाता था उनको ब्लैक स्किन टोन वालों को। तो इस तरीके से दैट इज़ द सिस्टम विच वाज गोइंग देयर। सो eliminating that system was the main priority of Nelson Mandela and all other leaders who were working with Nelson Mandela. So what the steps and what the work they have did to eliminate that system? And this point you can understand that since 1950 the black colored and the Indians fought against the apartheid system. They launched protest marches and strikes. The African National Congress was the umbrella organization that led the struggle against the policies. अभी यहाँ पे देखेंगे कि ये लिखा हुआ कि सिंस 1950 से किस तरीके से इंडियंस एंड ब्लैक, वहाँ पे सिर्फ इंडियंस या वहाँ पे जो साउथ अफ्रीका के नेटिव पीपल्स थे, they not only themselves, not only those peoples who are living in that nation has a problem regarding with that kind of racial system, but Indians also helped them, because you must be knowing that our that nation's father, father of nation, that Gandhi ji spent many years in South Africa also. So वहाँ पे क्या हुआ कि इंडियंस और वहाँ के नेटिव पीपल्स ने दोनों ने क्या इस अगेंस्ट अपार्थेड या आपके अपार्थेड सिस्टम के ख़िलाफ़ काफ़ी ज़्यादा
जो स्ट्राइक्स और मार्चेस एंड प्रोटेस्ट बहुत सारे किए। और जो वहाँ की एक जो पार्टी थी, जो आपकी आपकी पॉलिटिकल पार्टी थी, दैट इज़ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उसने काफ़ी ज़्यादा इनको सपोर्ट किया। उसी के अंडर में इन लोगों ने सारे ये सब मार्चेस प्रोटेस्ट वगैरह किए, जो आगे चल के चेरिश हुए। दैट ओके, सो here you can see that okay, that how did this come about? Let us hear Mandela. वहीं पे एक और एक सेंटेंस है, एक स्टेटमेंट है नेल्सन मंडेला का ही, कि वो किस तरीके से दैट हिस्टोरिकल enemies succeeded in negotiating a peaceful transition from apartheid to democracy exactly because we were prepared to accept the inherent capacity for goodness in the others. My wish is that South Africa never gave up on the belief in goodness, that they cherish that faith in human beings in the cornerstone of our democracy. तो जब उनको क्या हुआ कि अभी आप देखेंगे कि जब आगे इनके प्रोटेस्ट और इस तरीके से उनको जब एक नेगोशिएशन क्या हुआ कि अभी नेगोशिएशन हो जाता है, अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि टुवार्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो अभी क्या हुआ कि यहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरीके से अभी उन पार्टीज़ में जो इस रेसिस्ट सिस्टम के अगेंस्ट काम कर रहे थे, रेसिस्ट सिस्टम के अगेंस्ट उसको एलिमिनेट करने के लिए काम कर रहे थे, उन लोगों ने किस तरीके से आगे एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक वे बनाया कि दैट यहाँ पर देखेंगे कि आफ्टर आफ्टर 28 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट Mandela walked out of the jail as a free man. Finally, at the midnight of 26 April 1994, क्या हुआ कि अब ये डेट इम्पॉर्टेंट है बिकॉज दिस डेट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द साउथ अफ्रीका perspective, that on the date that midnight of 26 April 1994, national flag of Republic of South Africa was unfurled, मार्किंग द न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। सो वहाँ पे क्या हुआ कि इस डेट को वहाँ पे डेमोक्रेसी का एक वहाँ पे अनाउंस कर दी गई। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि आफ्टर द इमर्जेंस ऑफ न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, ब्लैक लीडर्स अपील टू फेलो ब्लैक्स टू फॉरगिव द वाइट्स। अभी क्या हुआ कि उन लोगों ने ऐसा नहीं किया कि जो रेसिज्म चल रहा था, जिस जिस तरीक़ा का वहाँ पे हैरेसमेंट वो उन्होंने फेस किया, तो इसका ये मतलब नहीं था कि वो लोग उनको पनिश करते वाइट पीपल्स को। उन्होंने क्या किया, उनको फॉरगिव किया। दे आर फॉरगिविंग दैट वाइट पीपल्स। ओके, तो उन्होंने एक आगे चल के क्या हुआ कि एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप करने की एक बात रखी उन्होंने। ओके, सो यहाँ पे हम देखेंगे कि आफ्टर 2 years ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट, they came out with the finest constitution of the world has ever had. अब उनका जो डिस्कशन इस कॉन्स्टिट्यूशन पे चलता है, वो 2 years के डिस्कशन के बाद एक फाइन कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया। ओके, अभी यहाँ पे एक वर्ड है दैट इज प्रिएम्बल। प्रिएम्बल का मीन्स होता है प्रस्तावना, यानी कि जो जिस प्रिंसिपल्स पे, जिस बिलीव्स पे वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, उसको बोलते हैं प्रिएम्बल। हिंदी में उसको बोलते हैं प्रस्तावना। ओके, सो यहाँ पे एक जो बात फिर से वही रेसिज्म की ही बात कही जा रही है कि दैट वही एक इक्वालिटी की बात कही जा रही है कि यहाँ पे कि दैट नोबडी शुड बी एक्सक्लूडेड, वन शुड बी ट्रीटेड एज अ डेमन। मतलब क्या है कि यहाँ पे किसी भी कोई भी इंसान एक सोसाइटी से अलग नहीं है। दैट इफ़ यू आर टेकिंग एनी काइंड ऑफ डिसीजन, इफ़ यू आर टेकिंग एनी काइंड ऑफ मेजरमेंट्स, देन यू हैव टू इन्वॉल्व ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। ओके,
if that person is having black colored skin or if that person is having white colored skin, it doesn't matter. That each and everyone is equal, and each and everyone is having equal rights. So this was the fundamental, this was the basic principle of that constitution at that time. So this was the spirit, that was the spirit of that constitution. Okay, so what was that over? Okay, so now coming to this point, that why do we need constitutions? Okay, so now we have understand that how that nation, how that South Africa, which was suffering a lot with that racism and that harassment by the white persons or that English persons on that nation and the citizens also. So the question arises that we have that values, we have that principles in our life, that we will not harass anybody, or okay we will not harass anybody, or we will not do racism in our nation. But what is the need of constitution? That why the constitution is needed? What was the role? What is the importance of constitution? So we will understand that that the South African example is a good way to understand that why we need a constitution. Okay, so अभी यहाँ पे हमें ये समझने में हेल्प होती है कि किस तरीके से एक कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका में बना, और हमें कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत एक रिटन, यहाँ पे एक वर्ड है कि एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की नीड हमें क्यों है. ओके, तो अभी मैं एक नटशेल में बताने की कोशिश करूँगा कि अभी आप देखते हैं कि अगर जिस समय जैसे नेल्सन मंडेला वहाँ पे उस समय फर्स्ट वहाँ के प्रेसिडेंट भी बने नेल्सन मंडेला, तो अगर उनके बिलीव्स, उनके जो एक नेशन का इमेजिनेशन उन्होंने किया था, आगे चल के उनके डेथ के बाद वो कैरी फॉरवर्ड रहेंगे, या आगे नेशन में उनके ना रहने पे भी जो आगे की पीढ़ियाँ यानी कि आगे की जनरेशन्स जो हैं वो उन बिलीव्स को, वो उस बात पे फॉलो करेंगी, ये इस बात का अश्योरेंस दिलाने के लिए एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत हमें होती है कि आगे की पीढ़ियाँ, आगे की जो जनरेशन्स हैं वो भी उस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड कर सकें. सो दैट हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत ज़्यादा नीड है. ओके, so we have understand that in this para you can see that after a long negotiation that both the parties are compromised, and white agreed to the principles of majority rule, and that of one person's one vote. मतलब क्या था कि एक पर्सन यानी कि हर एक पर्सन इक्वल है. अब ऐसा नहीं है कि एक पर्सन के वोट की वैल्यू कुछ ज़्यादा है और दूसरे की कम है, हर पर्सन के वोट की वैल्यू भी बराबर है. So that this was the principle of equality. This and discussing about our constitution, it is the major principle of our constitution also, that each and every person is equal in the terms of value, in the terms of importance. Okay, so that was the basic fundamental. Okay, now we will discuss that. Okay, so अभी अगर in the term for the sake of definition of that constitution हम क्या करेंगे कि अभी आप यहाँ पे लाइन पे फोकस करिए कि द ओनली वे टू बिल्ड अ नेशन, that the only way to build and maintain trust in such a situation is to write down some rules of the game that everyone should, that would abide by these rules, by that lay down how to rulers are to be chosen in future. अभी यहाँ पे क्या था कि for the case of South Africa there were two parties, as you can assume that one is black skin persons and other is that white persons.
So they both, okay, they compromised at one situation, and okay, so but they are not trusting each other. So the greater need was that time is to just write all the rules and regulations at one place, so that anyone will not change that circumstance, that anyone will not change the rules later in the future. So that's why the written constitution was needed the most. Okay, so we will discuss that thus the constitution that okay, thus the constitution of a country is a set of written rules that are accepted by all peoples living together in a country. Constitution is the supreme law that determines the relationship among peoples living in a territory called citizens. ओके, तो अभी हमने क्या देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। ओके, कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज़ अ सेट ऑफ रिटन रूल्स। यहाँ पे सिर्फ सीधा सा यहाँ पे एक यहाँ पे दिया हुआ है कि एक जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो एक सेट ऑफ रूल्स होता है, यानी कि रिटन रूल्स होते हैं कुछ, कि हम इस तरीके से ऐसे करेंगे, हम हमारा प्राइम मिनिस्टर इस तरीके से इलेक्ट करेंगे, हम हमारा जो हमारा प्रेसिडेंट है वो इस तरीके से इलेक्ट करेंगे, और इनको अपॉइंट करने की, जैसे कोई भी एक पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उसको अपॉइंट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या पावर है, तो वो किस किस पर्सन को जाती है, वो सारी चीज़ें हम एक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखते हैं। तो अभी अभी हम ये देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है एक नेशन में। अगर किसी नेशन में कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो हमारा क्या करता है, उस चीज़ को हम यहाँ पे फोकस करेंगे। ओके, दैट अभी यहाँ पे देखेंगे कि okay, that first, it generates a degree of trust and coordination that is necessary for the different kind of people to live together. सबसे पहले अगर एक सर्टेन रूल्स और जो हमारे सर्कमस्टांसेस हैं, जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो अगर फिक्स कर दिए जाते हैं तो एक लेवल ऑफ ट्रस्ट हमारा बनता है हमारी जो सरकार है उस पर, कि आगे चल के वो रूल्स को चेंज नहीं करेगी। तो इस तरीके से एक रूल्स और जो हमारे उसके हैं वो रिटन हो जाते हैं इस तरीके से, सो दैट दे विल नॉट चेंज दैट। सेकेंड जो हमारे एक्टिविटी वो करती है, इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी दैट कॉन्स्टिट्यूटेड एंड हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजन। मतलब एक बताता है, एक वे बताता है। ओके, जैसे एक हमें एक पर्टिकुलर पाथ देता है कि इस पे हम इस स्टेप पे ये करेंगे, इस स्टेप पे हम ये करेंगे, इस स्टेप पे आगे कैरी फॉरवर्ड हम किस तरीके से करेंगे। ओके, सो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक सेट ऑफ रूल्स हमें देता है। ओके, थर्ड वन है हमारा कि थर्ड, इट लेज डाउन द लिमिट्स ऑफ द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल्स अस व्हाट द राइट ऑफ सिटीजन्स आर। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो हमें बताता है कि एक हमारा एक किसी भी कि अगर प्राइम मिनिस्टर हैं तो उनकी क्या पावर्स हैं। अगर अगर हम CJI यानी कि कोर्ट, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, तो उनकी क्या पावर्स हैं। अगर CEC यानी चीफ इलेक्शन कमीशन जो हैं उनकी क्या पावर्स हैं, कि उसके आगे बढ़ के वो काम नहीं कर सकते, सो दैट कि हमारा पावर का सेंट्रलाइजेशन एक जगह पे ना हो पाए। हमारी किसी भी डेमोक्रेसी में कोई भी एक नेशन ऐसे एक अच्छी डेमोक्रेसी नहीं क्रिएट कर सकता जब तक वहाँ पे पावर का सेंट्रलाइजेशन होगा। कि अगर सारी की सारी पावर मिलिट्री में अगर हो जाएगी तो मोस्टली क्या होगा कि तख्ता पलट होगा, जैसे हमने कई बार देखा, सीरिया में देखा हमने, पाकिस्तान में मोस्ट ऑफ द टाइम देखा हमने। तो बहुत सी जगहों पे हमने देखा कि इस तरीके का होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि एक एलोकेशन जो है हमारी पावर का वो सही ढंग से नहीं है, और हमारे देश में बहुत ही स्टेबल गवर्नमेंट है इसी की वजह से, बिकॉज आवर पावर, दैट कॉन्स्टिट्यूशनल पावर इज़ नॉट सेंट्रलाइज्ड, दैट्स वाई वी आर हैविंग दैट स्टेबल गवर्नमेंट।
right now in our country. So, discussing about the fourth point, that it express the aspiration of the people about creating a good society. So, that fourth one and the last one is this, that we have to run our society on some principles and values and ethics also, that we will respect our nation, we will respect our national flag, we will not harm anybody in the society, we will do a good and the betterment for the society, we will do such a act that will help the society to improve. So these are some set of rules and ethics we will follow. So constitution provides this one also, that maybe you have heard that हमारे constitution में भी अगर हमारी कुछ set of rules that set of हमारे fundamental rights हैं, तो हमारी कुछ fundamental duties भी हैं. Okay, those duties should be performed by each and every citizen living in the country. तो हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी बनती हैं इस सोसाइटी के लिए, इस नेशन के लिए. So we will follow that. Okay, so the important point now, that the making of Indian Constitution. Okay, that the making of Indian Constitution, कि किस तरीके से, अभी तो हमने देखा कि एक साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे कैसे इवॉल्व हुआ, किन लोगों ने उसमें, दैट नेल्सन मंडेला ने किस तरीके का उसमें पार्टिसिपेट किया, किस तरीके से एक किस वहाँ पे क्यों बना वो कॉन्स्टिट्यूशन, वो हम लोगों ने अभी देखा. अब हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, जो हमारे देश का इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक नेशन जो हमारा इंडिया है, उस नेशन में कैसे स्टेप बाय स्टेप हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हुआ. ओके, so just read that. Like South Africa, India's constitution was also drawn up under very difficult circumstances. ओके, जैसे कि हमने देखा कि साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा उस रेसिज्म वगैरह था, उससे ज़्यादा आई थिंक, अगर मेरे ओपिनियन में देखा जाए तो उससे ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हमारी इंडिया की थी, बिकॉज इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू सेवरल प्रोविंसेस एज वेल, and India at that time was ruled under that British rule. They are exploiting us so much. So India was facing so much difficult situation at that time. एंड अंडर दैट सर्कमस्टांसेस हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके से आगे डेवलप हुआ, किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, और उस समय जो हमारी मांग थी मुस्लिम लीग की, उस समय जो डिमांड थी कि एक सेपरेट नेशन की मांग थी, तो वो किस तरीके से आगे एग्जीक्यूट हुई वो हम देखेंगे. सो अभी हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ओके, जस्ट वेट. ओके, दैट एट लीस्ट अभी यहाँ पे देखेंगे कि दिस वाज अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, बिकॉज वो समय जो पार्टीशन वगैरह का जो केस चल रहा था, तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों को सर्वाइव करना वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेस जो प्रॉब्लम्स थी वो करनी पड़ी. यहाँ पे आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट देख सकते हैं कि एट लीस्ट 10 सॉरी ओके, wait for a minute. Okay, at least 10 lakh people were killed on both sides of the border in partition related violence. यानी कि जो एक वायलेंस क्रिएट हुआ था उस समय काफ़ी ज़्यादा, कि जो पार्टीशन के समय पे कि कौन से लोग, जो भी लोग इंडिया में रहना चाहते हैं, जो भी लोग पाकिस्तान जाना चाहते हैं, तो उन लोगों में एक वायलेंस क्रिएट हुआ था, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ्स एंड कैजुअलिटीज़ भी हुई थी. तो अभी हम देखेंगे कि देयर वर अनदर प्रॉब्लम, द ब्रिटिश हैड लेफ्ट इट टू द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट टू डिसाइड whether they wanted to merge with India or with Pakistan to or remain independent. अभी यहाँ पे ये सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल थी उस समय.
जैसा आज हम इंडिया को देख रहे हैं, एज व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ, इंडिया वाज नॉट लाइक दैट एट दैट टाइम. सो बिकॉज इंडिया दैट टाइम वाज डिवाइडेड इनटू सेवरल प्रोविंसेस. तो ब्रिटिशर्स ने उस समय ये नहीं किया था कि पूरे इंडिया को एक यूनिफाइड करके उन्होंने रिप्रेजेंट किया हो. उन्होंने जो प्रिंसली स्टेट्स थे, यानी कि कई सारे, अभी आप देखेंगे, जस्ट फोकस ऑन दैट, कि अगर जैसे इंडिया अभी हमारा इस तरीके से अभी हमारा जिस तरीके से है कि अभी हमारा इंडिया यूनिफाइड है, तब के समय पे वो ऐसा नहीं था. तब के समय पे डिफरेंट प्रिंसली स्टेट, यानी कि कई सारे राजा महाराजा जो भी थे, वो इस तरीके से अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग अपने राज्य बना के ही वो लोग वहाँ पे गवर्न कर रहे थे. तो अभी ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि ये डिसीज़न उन पे ही छोड़ दिया कि वो इंडिया के साथ जाना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं. तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी, बिकॉज़ जब कांग्रेस का जो भी हमारा वहाँ पे अधिवेशन या जो भी हमारा उनकी मीटिंग हुई थी, तो वहाँ पे ये डिसाइड किया गया था कि हम पूरे एक इंडिया, यूनिफाइड इंडिया का पिक्चर हम देखना चाहते हैं. दैट इज़ कि हमारा होल इंडिया सिर्फ एक ही हो. तो लेकिन अभी वहाँ पे ये प्रॉब्लम थी कि कई सारे प्रिंसली स्टेट्स ऐसे थे जो मर्ज होना नहीं चाहते थे. तो उनको भी यूनिफाइड करना, दैट वाज अ बिग टास्क एट दैट टाइम. तो तभी अभी हम देखते हैं कि अभी जो दैट आयरन मैन ऑफ इंडिया जिनको बोला जाता है, लौह पुरुष जिनको बोला जाता है, द सरदार वल्लभ भाई पटेल. ओके, ये इनका काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रहा है. ये हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर भी रहे हैं कि इंडिया को यूनिफाइड करने में जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल किसी ने अदा किया है, तो वो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल. इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोल एक प्ले किया हमारे इंडिया के यूनिफिकेशन में, यानी कि इंडिया को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए और किस इंडिया को एक यूनिफाइड कैसे किया जाए. ओके, सो अभी हम देखेंगे कि सो ये प्रॉब्लम उस समय इंडिया फेस कर रहा था. तो अभी हम देखेंगे कि द पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट डिस्पाइट ऑल दीज डिफ़िकल्टीज देयर वाज वन बिग एडवांटेज ऑफ द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाइक साउथ अफ्रीका. दे डिड नॉट हैव टू क्रिएट consensus about what a democratic India should look like. Much of this consensus had evolved during the freedom struggle. तो मतलब ये क्या था कि हम लोगों को तुरंत का वहाँ पे एट दैट टाइम वहाँ पे नहीं बनाना था कि किस तरीके से हमारा हो जाएगा, किस तरीके से हमारा आगे का नेशन चले. ओके, सो इन दिस पैरा we will just read that what was the case related to our India's constitution, that you can understand that as far back as in 1928, Motilal Nehru and 8 other Congress leaders drafted a constitution for India. तो क्या हुआ कि 1928 को हमारा जो कराची में एक सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का था वो एक ओवरव्यू हम लोगों ने ड्राफ्ट कर लिया था. तो ये केस एक डिफरेंट था कि इंडिया के साथ एक ईज़ था, एक इंडिया के साथ थोड़ा सा कन्वीनियंट वे था. साउथ अफ्रीका को ये नहीं उनको एट इमीडिएट उनको ड्राफ्ट करना पड़ा था, तभी उनको 2 इयर्स का जो उनको समय मिला था डिस्कशन के बाद, और उन सब में उन्होंने डिसाइड किया था. बट इंडिया के साथ केस थोड़ा सा लीनियंट था कि इंडिया ने थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन पार्ट है, जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे, उसको पहले से ही ड्राफ्ट कर लिया था इंडिया ने. तो अभी क्या हुआ कि अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि इन 1931 द रेजोल्यूशन एट द कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस dwelt on how independent इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक. कि मतलब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा, वो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके का होगा, कि हमारे उसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स होंगे, जो बेसिक पिलर्स होंगे जिन पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड होगा, वो किस तरीके का होगा. तो ये चीज़ें हम लोगों ने पहले ही डिसाइड कर ली थी. और वो चीज़ें जो हमारी बेसिक प्रिंसिपल्स थे, वो उस समय क्या थे कि दैट इज़
adult franchisees, right to freedom, equality and the protecting to the rights of minorities। जो हमारी बेसिक जो फंडामेंटल्स थे, जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे, वो क्या थे? राइट टू फ्रीडम, इक्वालिटी एंड प्रोटेक्टिंग राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़। कि जो भी कास्ट वगैरह, जो भी पर्सन माइनॉरिटीज़ ग्रुप में आते हैं, उनके राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। राइट टू फ्रीडम मतलब किस तरीके की, कितनी आज़ादी हमको मिलेगी, क्या करने की, क्या जो भी चीज़ें हैं उनको कहने की या जाने की, इस तरीके की कई सारी जो फ्रीडम्स होती हैं उनको हम किस तरीके से अचीव करेंगे। एंड राइट टू इक्वालिटी कि दैट ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ द नेशन इज़ इक्वल ऑन द व्यू ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स थे कि उन पे ही हमने ऊपर उन पे ही हमने ये चीज़। ओके, सो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स थे, ये हमने कि जो चीज़ें, जो भी बेसिक प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज़ थे, उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने से पहले ही बहुत सारे लीडर्स ने एक्सेप्ट कर लिया था। तो हमें एक ओवरव्यू मिल गया था कि हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके का होगा, क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड होंगी। अभी आगे बढ़ते हैं कि द फैमिलियरिटीज़ विद द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कॉलोनियल रूल्स आल्सो हेल्प टू डेवलप एन एग्रीमेंट ओवर द इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। द ब्रिटिश रूल्स हैड गिवन वोटिंग राइट्स ओनली टू अ फ्यू। ऑन दैट बेसिस द ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस्ड वेरी वीक लेजिस्लेचर। अभी यहाँ पे क्या है कि अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि जो एक वर्ड यूज़ हुआ है कॉलोनियल, यहाँ पे आप देखेंगे ये कॉलोनियल रूल। अब यहाँ पे कॉलोनियल रूल का यहाँ पे सीधा सा मतलब है कि कॉलोनियल रूल का ब्रिटिश एम्पायर से मतलब है यहाँ पे कि किस तरीके से। ओके, सो यहाँ पे ब्रिटिश रूलर्स से मतलब है कि उन लोगों ने क्या किया कि मतलब कि जो वोटिंग राइट्स था कि कौन सी चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी, कौन सी चीज़ें इंक्लूड होंगी, वो वोटिंग राइट बहुत कम लोगों को दिया। तो जिस वजह से क्या हुआ कि एक वीक लेजिस्लेचर हमारा तैयार हुआ। अभी क्या हुआ कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की असेंबली बन रही थी, उसके लिए ये चीज़ें चल रही हैं कि किस तरीके से आगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी और किस तरीके से आगे ड्राफ्ट होगा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। अब यहाँ पे देखिए कि इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1937 टू the provincial legislature and that ministries all over British India. These were not fully democratic government, but the experience gained by Indians in the working of legislative executive in that institutions proved to be very useful for the countries in setting up their own institutions। अभी यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि वो पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक नेशन तो नहीं थे, लेकिन उनके एक एक्सपीरियंस को हम लोगों ने अवेल किया और आगे हम लोगों ने कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे ड्रॉ किया। तो हमारे हम यहाँ पे देखते हैं कि दैट इज़ वाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड मेनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स एंड प्रोसीजर्स फ्रॉम द कॉलोनियल लॉज like Government of India Act 1935। I think you must be knowing that कि हमारा जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो मेजर पोर्शन जो लिया गया है वो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। तो इस एक्ट ने भी हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की टू ड्रॉ टू फॉर्म आवर कॉन्स्टिट्यूशन। एंड देर आर सेवरल things, there are several acts are taken from that Government of India Act 1935। So अभी आगे क्या होता है कि that years of thinking and deliberation on the framework of the constitution had another benefit। Our leaders gained confidence to learn from other countries। as you must be knowing that कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी एक देश से अडॉप्ट हुआ नहीं है। वो हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया से बहुत सी चीज़ें ली, साउथ अफ्रीका से हमने कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत सी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट थीं, जो अच्छी थीं, वो हमने ली। जैसे यूएसए से हमने बहुत सी चीज़ें ली, ब्रिटेन से हमने बहुत सी चीज़ें ली। तो हमने सारे कंट्रीज़ की जो बेटर चीज़ें, जो अच्छी चीज़ें थीं,
वो हमने अडॉप्ट करी हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। ये एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें हमें मिली जो दूसरे कंट्रीज़ से। जैसे आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि मैनी ऑफ आवर लीडर्स वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, द प्रैक्टिस ऑफ दैट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन एंड द बिल ऑफ राइट इन द यूएस। अभी हमने जैसे बताया कि उस समय, क्योंकि उस समय से कुछ ही टाइम पहले आपका जो ब्रिटिश वहाँ पर जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से भी बहुत ज़्यादा, दैट कम्युनिज़्म वगैरह से भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड या कह लें या इंस्पायर्ड थे हमारे यहाँ के लीडर्स। तो बहुत सारी वो चीज़ें भी हमने अडॉप्ट करी हैं। और किस तरीके से कि ब्रिटेन में हमारे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है जो आज हमारे इंडिया में फॉलो होता है, वो हमने ब्रिटेन से लिया। और बिल ऑफ राइट्स जो हमारा था वो यूएस से हमारा लिया गया है। तो इस तरीके से हमने जो काफ़ी अच्छी चीज़ें थी जो दूसरे कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशंस में या उनकी वर्किंग में इन्वॉल्व थी, वो चीज़ें हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करी हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आगे दैट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमारी बनी। अभी हम देखेंगे इसके बारे में और कि ओके द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि हमारी किस तरीके से असेंबली फॉर्म हुई थी। ओके दैट असेंबली वर हेल्ड in July 1946. Its first meeting was held in December 1946। अभी हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारी असेंबली बनी, तो उसकी जो पहली जो हमारी मीटिंग थी वो थी, असेंबली वाज हेल्ड इन, इनका इलेक्शन हुआ जुलाई 46 को। इट्स फर्स्ट मीटिंग जो हुई वो दिसंबर 1946 को हुई। तो सून आफ्टर द कंट्री वॉज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, वो आपको 47 में ही जो डिवाइडेशन हुआ दिसंबर के बाद ही। अब क्या, इसके बाद 14 अगस्त को डिवाइडेशन भी हो गया। तो अभी क्या हुआ कि इंडिया एंड पाकिस्तान में जो चीज़ें डिवाइड हो गया इंडिया हमारा। सो डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड दैट ऑफ पाकिस्तान। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड, जो अभी जो हमारा पार्ट हुआ उसमें जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए असेंबली बनी, तो वो क्या थी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 299 मेंबर्स। उस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 299 पीपल्स थे। द असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर। आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग दैट कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। तो लेकिन वो क्या था कि एक दैट हिस्टोरिकल वैल्यू थी हमारी 26 जनवरी को। दैट 26 जन को हमारी एक हिस्टोरिकल एक वैल्यू हमारा था कि जो सेशन था कांग्रेस का सेशन वो भी इस टाइम पे हेल्ड था, इस समय हुआ था। तो इस वजह से हमने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फुल्ली अडॉप्ट किया था 26 जनवरी 1950 को। और इसको हमने एज अ रिपब्लिक डे हम लोगों ने इसको मनाना शुरू किया। अभी क्या होगा कि वाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय द असेंबली मोर देन 6 डिकेड एगो, दैट वी हैव ऑलरेडी नोटेड वन रीजन अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज़ ऑफ द मेंबर्स अलोन। कि मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ मेंबर्स का ही नहीं, बाकी भी देश हैं या बाकी जितने भी कंट्रीज से हमने अडॉप्ट किया है उन सभी का एक समरी, उन सभी का एक गुड पॉइंट्स जो हैं वो हमने अडॉप्ट किए हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट भी रहे, वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पार्ट रहे थे। और अभी आगे देखेंगे कि आपके जयपाल सिंह दैट अभी यहाँ पे क्या देखेंगे कि द वेट अ मिनट, ओके ये देखेंगे एजुकेशनिस्ट एंड सॉरी okay that founder president of advisory
महासभा दैट आदिवासी महासभा लेटर फाउंडेड इन्होंने झारखंड पार्टी, इन्होंने आगे चल के झारखंड पार्टी भी बनाई और आदिवासी महासभा इन्होंने इनका प्रेसिडेंट थे उस चीज़ के। तो यानी कि माइनॉरिटी ग्रुप को काफ़ी ज़्यादा रिप्रेजेंट करते थे। ओके, इस पेज पे हम जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिएम्बल है, यानी कि जो प्रस्तावना उसको हिंदी में बोलते हैं, तो जो उसका प्रिएम्बल है और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे की आइडियोलॉजी है उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से किन किन बेसिक पॉइंट्स पे हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेस्ड है। यहाँ पे आप जो वर्ड्स देख रहे हैं वो है सोवर्जिन, दैट सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो इन सभी पॉइंट्स को इंक्लूड करके ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्म हुआ है। अभी यहाँ पे सोवरेन का मीनिंग क्या है कि सोवरेन का मतलब ये होता है कि दैट पीपल हैव, ओके यहाँ पे अंडरलाइन करते हैं, दैट पीपल्स हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजंस ऑफ देयर ओन। मतलब कि किसी भी और पर्सन का या किसी भी और कंट्री का इन्वॉल्वेंस हमारे इस कंट्री में नहीं होगा। अगर हम अपने लिए कुछ डिसीजन बनाना चाहते हैं तो वी आर नॉट अलाउिंग एनी पर्सन टू इंटरप्ट इन बिटवीन, एंड वी आर नॉट अलाउिंग एनी कंट्री टू कम इन द मैटर ऑफ आवर ओन। सो हम क्या करेंगे कि हम अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन या हम अपने जो भी डिसीजंस हैं, जो भी हमारा जो डिसीजंस है उन चीज़ को हम ही फॉर्म करेंगे, कोई और नहीं करेगा। और हमारा एक आइडियोलॉजी थी कि हम सोशलिस्ट फॉर्म करना चाहते थे। सोशलिस्ट गवर्नमेंट की वेल्थ इज़ जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय द सोसाइटी। कि मतलब हम कोई भी बहुत ज़्यादा गैपिंग नहीं रखेंगे कि इनकी पुअर सेक्शन और जो रिच सेक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा गैपिंग हो। तो हम जितना भी प्रॉफिट या कुछ भी गेन करेंगे वो हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उन लोगों में। सेक्युलर था, दैट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेक्युलर होगा। सिटीजन्स हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो any reason and that any religion, but there is no official religion. Government treats all religious belief and practices with equal respect। मतलब ये होगा कि किस तरीके से कि हमारे देश का यानी कि हमारे राज्य का, हमारे देश का कोई भी खुद का कोई भी रिलीजन नहीं होगा। यानी कि वी आर रेस्पेक्टिंग ईच एंड एवरी रिलीजन विच आर देयर इन द नेशन, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, कोई भी होता है। हम सभी रिलीजन्स और उनके प्रैक्टिसेस को रिस्पेक्ट करेंगे और हमारा खुद का कोई भी रिलीजन नहीं होगा। डेमोक्रेटिक रहेगा कि हमारा अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट where people enjoy equal political rights, that elects their rulers and hold them accountable. The government is run according to some basic rules। तो मतलब क्या होगा कि जो हमारा डेमोक्रेटिक नेशन है वो हमेशा रहेगा कि जैसे आपने अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखी होंगी जो ऑटोक्रेटिक हैं, जो आपका मोनार्कियल सिस्टम है, तो ऐसा ना हो कि हमारा जो जो हमारा गवर्नमेंट का सिस्टम रहेगा वो एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के जैसा रहेगा। ओके, यहाँ पे देखेंगे रिपब्लिक, द हेड ऑफ द स्टेट इज़ एन इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट अ हेरिडेटरी पोजीशन। अभी यहाँ पे ये चीज़ आप देखेंगे कि अगर मोनार्कियल सिस्टम में आप देखें कि जैसे दूसरे कंट्रीज़ में जहाँ पे मोनार्कियल सिस्टम वगैरह है तो वहाँ पे क्या रहता है कि हेरिडिटरी जो पोजीशंस, हेरिडिटरी का मतलब होता है कि वंश, यानी कि आपका एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पावर का ट्रांसफ़र। तो एक राजा का बेटा वो भी राजा, फिर उसका बेटा वो भी राजा, तो इस तरीके से एक पावर का फ्लो रहता है। बट रिपब्लिक गवर्नमेंट में क्या है कि हम अपना जो हमको रूल करेगा या रूलिंग भी नहीं, हमारा जो लीडर होगा उसको हम खुद ही इलेक्ट करेंगे, कोई दूसरा या एक हेरिडिटरी से हमें वो इलेक्ट होके नहीं आएगा। सो दैट जस्टिस, दैट सिटीजन्स कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप्स। तो इसका मतलब ये है कि अगर जस्टिस की हम बात करते हैं तो जस्टिस में किसी भी तरीके की पार्शियलिटी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बियर करेगा कि किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन अगर होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर ग्रुप्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट एंड द बेसिस ऑफ देयर कलर, सो किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन वी विल नॉट अलाउ।
So that was the basic principle, and the liberty that we all have the right. There are no अनरीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द सिटीजन्स कि आप ऐसा नहीं बोल सकते, या आप यहाँ नहीं जा सकते, आप ये चीज़ें नहीं कर सकते, या आप ये ऑक्यूपेशन नहीं यूज़ कर सकते, या दैट ये ऑक्यूपेशन आप नहीं अवेल कर सकते, या इस जगह पे आप रह नहीं सकते। तो इस तरीके की कई सारी रिस्ट्रिक्शंस जो अनरीज़नेबल हैं उनको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता। और जो इक्वालिटी है हमारे बीच, जो इक्वालिटी है दैट ईच एंड एवरी पर्सन आर इक्वल इन द आइज़ ऑफ लॉ, कि अगर कोई भी रिच पर्सन है या पुअर पर्सन है तो दे बोथ आर इक्वल इन द आइज़ ऑफ दैट लॉ, कि अगर एक पर्सन ने जो भी क्राइम किया है तो उसकी बराबर ही सज़ा दूसरे को भी मिलेगी, ना कि अलग अलग। ओके, this one is fraternity, that all of us should behave as we are members of the same family. No one should treat a fellow citizen as inferior. तो फर्टिलिटी का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़, मतलब किसी भी पर्सन को आप नीचा करके या नीचा समझ के नहीं देख सकते, कि जैसे ऊंच नीच जिसको बोल सकते हैं आप, कि कोई भी ग्रुप है या कोई भी पर्सन है, वो दे ऑल आर इक्वल, ठीक है। तो वो ना तो कोई बड़ा है ना कोई छोटा, तो दे ऑल आर इक्वल। ओके, सो लेट्स जस्ट डिस्कस। Okay, so at the last I just want to make it clear that there are some words which should be clear to you, that apartheid, जैसे कि मैंने बताया था कि an official policy of the racial separation and ill treatment of black followed by the government of South Africa between 1948 and 1989। तो क्या था कि जो भी मैंने बताया कि रेशियल सिस्टम था, उस चीज़ को अपार्थाइड बोलते हैं। अभी क्लॉज, तो एक क्या कि अ डिस्टिंक्ट सेक्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट, एक क्लॉज जो हमारा एक पोर्शन बना दिया जाता है एक किसी भी बुक में, दैट इज़ अ क्लॉज। तो ओके, दैट ओके, कॉन्स्टिट्यूशन विच आई हैव डिस्कस्ड, फिलॉसफी, दैट प्रियम्बल को हिंदी में प्रस्तावना बोलते हैं, कि एक आइडियोलॉजी जो होती है, जो हमारी उसका एक समरी है, जो हमारी उसकी एक स्पिरिट है, उसको हम बोलते हैं प्रियम्बल। Okay, so I hope everything is clear in your mind, and if there is any kind of doubt, you can ask me. So this chapter is clear. I will provide you the text, and I will provide you the notes of this chapter, as well as some exercises and some questions related to this topic, and you have to solve, and I will provide you the answers as well later. And so I will give you the notes and as well as the PDF of this document also. So just read it and go through it and solve all the problems with your own also. So okay, so take care, stay home, stay safe, bye bye.